रात का समय। शिवराज थाली उठाने को हुए तो अचानक रूहानी ने थाली लेते हुए कहा, मैं रख देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। हम इतना सा काम करके थक नहीं जाएंगे रूह, तुम जाओ कपड़े बदल लो, तब तक हम नीचे रख कर आते हैं। शिवराज कहकर बाहर चले गए। वहीं उलझी सी रूहानी को छोड़कर जो सोच रही थी कि कैसे वो खुद को रोक पाएगी। शिवराज थाली रखकर मुड़े तो अचानक सामने रेखा जी खड़ी थी। उनके चेहरे पर कुछ परेशानी तो कुछ उलझन थी। कुछ चाहिए क्या? आपको शिवराज ने बिना की भाव के यह बात कही। हमें वो बेटा आपसे कहना था कि तुम जरा रूहानी का ख्याल रखना, रेखा जी ने अपनेपन से कहा। लेकिन अपने बेटे से भी कहते हुए उनके होंठ थरथरा रहे थे। हमारी पत्नी है, वो हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? कहकर हाथ में पानी का जग उठाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गए। वही रेखा जी एकटक देखते हुए बोली, हमारा दिल ना जाने क्यों किसी अनहोनी का संदेह दे रहा है। एक काम करेंगे दोनों को, कल मंदिर जाने के लिए कहते हैं। रेखा जी, रूम में तो उनके कितनी बार कहे हैं वक्त से सो जाया करो, सुबह सारा काम देखना होता है। लेकिन नहीं, तुमको तो समझाकर थक चुके हैं हम। रेखा जी उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं कही और सिर झुकाए उनके बगल में जाकर लेट गई। इधर शिवराज रूम में आए और दरवाजा बंद करके बिस्तर की ओर देखे। बिस्तर खाली था, जिसे देख शिव के मन में बेचैनी उमड़ने लगी। वो फौरन नजरें घुमाकर चारों ओर देखा तो बालकनी में देख उसकी नजरें कुछ राहत पाई। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। वहीं आंखों को मीचे, होठों हाथों को फैलाए, हल्के से होठों को हिलाते हुए रूहानी कुछ गुनगुना रही थी। अजनबी हवाएं बेकरार आहें दे रही सदाएं, आजा आजा मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए, आजा आजा तू आजा, तू आजा रगों में समा जा, पुकारे तन्हा दिल तू आजा। अजनबी हवाएं, ना जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या था। शिवराज के कदम रुके हुए थे। उसकी नजरें बस एक पर थी, रूहानी। और ना जाने रूहानी को ख्याल भी नहीं आया कि ना जाने कब से शिवराज उसे निहारे जा रहे थे। रूहानी के होंठ रुके तो वो मुस्कुराते हुए चांद को निहारते हुए बोली, वैसे बचपन से आपको देख रही हूँ, लेकिन आपकी रोशनी आज भी उतनी ही सुकून भरी है जितना बचपन में। कहते हुए मुस्कुराकर मुड़ी तो सामने शिवराज को देखकर वो डर सी गई और सीने पर हाथ रखते हुए जल्दी से कही, आप कब आए? जब तुम इस चांद को देखकर गा रही थी, देवराज हाथों को बांधे कहा तो रूहानी शर्म से सिर झुकाए कही, वो तो बस यूं ही गा रहे थे। हम अच्छा गाती हो, वैसे चांद से तुम्हारा बहुत पुराना रिश्ता है। कहते हुए वो ग्रिल से पीठ टिकाए सामने रूहानी को दिलकश भरी निगाहों से कहा, शुक्रिया, बस यूं ही बचपन से अभी तक इन्हें देखकर अपनापन लगता है। रूहानी ग्रिल के पास आकर खड़ी होकर चांद को निहारते हुए मुस्कुरा कर कहा और हमें अचानक शिवराज की आवाज सुन रूहानी मौन होकर उसे देखने लगी। वैसे वो चांद तो हमसे दूर है, उन्हें नहीं छू सकते, लेकिन यह चांद, शिवराज ने गहरी निगाहें उस पर डालते हुए अपनी बात अधूरी कर दी। रूहानी का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। वो पलके झुकाए बस खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी, लेकिन शिवराज की नजरें एक पल भी रूहानी से हटी नहीं। उसके होठों पर मुस्कान थी। वो मैं कह रही थी, हम सो जाते हैं, रात भी बहुत हो गई है। रूहानी शर्म से डूबी धीरे से पलके उठाकर कही और तुरंत शिव से मिलते झुका ली। चलो सोने चलते हैं, सुबह हमें काम है, शिवराज ने जानबूझकर छेड़ते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था रूहानी शर्मा रही है। रूहानी तुरंत बिस्तर के पास आकर लेट गई और चादर से खुद को पूरा ढक ली। शिवराज उसके बगल में आकर बैठा और रूहानी को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, पत्नी, हमारे लिए तो चादर बची ही नहीं। रूहानी मुंह ढके ही धीरे से मगर हड़बड़ाते हुए, कहीं आप दूसरा ले लीजिए ना, मुझे ठंड लग रही है। शिवराज यह सुन उसके पास झुककर चादर को एक बार में पकड़ा और उतारकर फेंक दिया। रूहानी हैरान सी बिस्तर के अंदर से मुंह निकालकर देखी तो शिवराज उसके माथे पर हाथ रखा, फिर गले पर, फिर हाथ पकड़कर, बुखार नहीं है, लगता है कोई और समस्या है, चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं। शिवराज ने यह बात बड़े ही गंभीर और परवाह करते हुए कहा। रूहानी ने ऐसा एक बार भी नहीं सोचा था कि उसके पति बस इतना सा सुनकर उसे हॉस्पिटल ले जाएंगे। हमें निहारो मत, जाओ कपड़े बदल कर आओ, हम गाड़ी निकालते हैं, कहकर वो उठा और कॉलर मोड़ते हुए दरवाजे की ओर बढ़ता। तभी रूहानी भागकर आई, तुरंत उसका हाथ पकड़ ली।
शिवराज के हाथ रुक गए। वो अपने हाथ को देखने लगा जिसे रूहानी ने थामा था। शिवराज के हाथ को उसकी पत्नी ने हक से पकड़ा था। यह सोचकर शिवराज के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। वो फौरन उसकी ओर देखा। मैं बीमार नहीं हूं, बस यूं ही ठंड लग रही थी, कहते हुए रूहानी ने दोबारा पलकें झपका ली। यूं ही नहीं, हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। शिवराज उसके हाथ पर अपना दूसरा हाथ रखकर थामते हुए कहा। वही एक पल को तो रूहानी की दिल में ना जाने कितनी ही भावनाएं उमड़ने लगे थे। वो लेकिन कैसे कहती कि कारण क्या है? रूह चले, शिवराज ने दोबारा कहा तो रूहानी ना में सिर हिलाए। कहीं वो मेरी तबीयत ठीक है, बस आपने वो कहा था ना। क्या कहा था हमने? शिवराज उसके थोड़ा पास खड़े होकर उसके ठोड़ी को हल्का सा ऊपर उठाया तो रूहानी ने ना में सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं बोलूंगी। फिर हमें कैसे पता चलेगा? शिवराज ने पूछा तो रूहानी पलके उठाकर उसे देखी और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए, कहीं वो आपने मुझे चांद, अधूरी बात कहकर पलके झुका ली। तो क्या गलत कहा? हमने शिवराज की बात सुनकर दोबारा रूहानी के पास जवाब ही नहीं बचा। आप लोग सपोर्ट इतना कम करते हो, फिर कहते हो पार्ट टाइम पर नहीं आते। मुझे जितना मोटिवेट करेंगे मैं उतना ज्यादा पार्ट डालूंगी। रात का समय, शिवराज और रूहानी का कमरा। रूहानी ने शिव को देखते हुए, शिव, हम सो जाते हैं ना, वो घर में मेहमान भी आए हुए हैं। रूहानी ने जैसे तैसे यह कहा ही था कि शिवराज घूमा और बिस्तर के दूसरे साइड जाकर लेट गया। उसे लेटते देख वो फौरन अपने साइड जाकर लेटी, लेकिन दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था, मानो अभी कलेजा बाहर आ जाएगा। कुछ देर बाद रूहानी की आंखें लग गईं और वो करवट लेकर सोने लगी। शिवराज की निगाहें उसके चेहरे पर थीं। एक बार फिर उसके चेहरे में खोने सा लगा था। पास सोई थी वो, पर फासले दिल को चुभ रहे थे। उसकी नरम सांसों के संग हमारे जज्बात भी ढल रहे थे। छू भी नहीं सकते थे, फिर भी दिल बेकाबू था। रात भर बस उसे देख हम चुपके से मोहब्बत कर रहे थे। अगली सुबह सुबह अलार्म के बजने से शिवराज की आंखें खुल गईं। उसने अपने तरफ निगाह डाली, लेकिन आवाज रूहानी के दूसरे ओर से आ रही थी। शिवराज ने हल्का सा झुककर उसका फोन उठाया तो समय देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। पत्नी, आपको सुबह सुबह उठने की कोई जरूरत नहीं है, कहते हुए उसने अलार्म बंद करके फोन को वहीं रखा और रूहानी के चेहरे को निहारते हुए कहा, तुम सोते हुए बहुत प्यारी लगती है, इसीलिए नींद कोई बर्बाद नहीं कर सकता ना हम। ना ही यह अलार्म कहते हुए उसने झुककर उसके माथे पर होंठ रख दिए। एक अलग ही एहसास दोनों के भीतर उठने लगा। नींद में सोई रूहानी के चेहरे पर संतोषजनक मुस्कान थी। ये देख शिवराज का जी हुआ एक बार उसके गालों को छुए। नहीं, अगर इन्हें बुरा लगा कि हम इन्हें नींद में छुए हैं तो यह सोचकर शिवराज उससे दूर हुआ और उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। माधुरी देवी घर के आंगन में बैठकर सामने खड़े नौकरों से बोली, हमें नाश्ता चाहिए, मुंह का देख रही हो, लेकर आओ, जाओ। तनिको शर्म है कि नहीं? अचानक जयवंती देवी जी आते हुए बोली। तो माधुरी देवी तुरंत हड़बड़ाकर उठते हुए खींका हुआ, अम्मा हम तो कुछो बोले भी नहीं। बताओ, सुबह सुबह सूर्यनाथ की पूजा करते हैं और फिर सबके साथ भोजन करते हैं, और इनको देखो सुबह के 5:30 बजे बिना नहाए धोए भोजन करना है। जयवंती देवी ने यह बात कहते हुए उसे इतना ज्यादा घूरा कि माधुरी देवी का तो मुंह शर्म और बेइज्जत से लाल हो चुका था। रेखा जी तभी आई और जयवंती देवी के पैर छूने लगी तो जयवंती देवी उसे देखकर घमंड से कहीं, ई होते हैं संस्कार, सुबह बड़ों के पैर छूना, लेकिन नहीं तुमको कहाँ ही आता होगा कुछ। बहुरिया, जरा जाकर पूजा की तैयारी देखो। छोटी बहुरिया तो अभी नहीं उठेगी, नई शादी हुई है, दोनों को वक्त मिलना चाहिए। जयावंती देवी की बात सुन रेखा जी मुस्कुराने लगी। जयावंती देवी उसे यूं मुस्कुराते देख छेड़ते हुए, कहीं हम तुमको भी अपन बेटे के पास भेज देगा। यह सुन रेखा जी जल्दी से हड़बड़ाते हुए, कहीं हम वो पूजा की तैयारी करवाते हैं, और वहां से फौरन चली गईं। वही माधुरी देवी वहीं खड़ी थी। उसे देखकर जयावंती देवी बोली, हमार मुंह मत देखो छल्लो, हमार साथे। वो दोनों हवेली के दूसरे ओर आ गए। कुछ देर बाद धर्मवीर जी और प्रयाग जी दोनों साथ बात करते हुए आ रहे थे। आज रात को हम दावत रखते हैं भैया, हमने शिवराज से भी पूछा था, उन्हें भी कोई समस्या नहीं है, प्रयाग जी ने चलते हुए कहा, और दोनों सोफे पर आकर बैठ गए।
रेखा जी सिर ढके 2 कप चाय लाकर वहां रखी और चली गई। तभी महेंद्र जी वहां आकर बैठे। यह देख प्रयाग जी वापस रेखा जी को आवाज देकर बोले, रेखा, भाई साहब के लिए चाय लेकर आओ। क्या बातें चल रही हैं भाई साहब? महेंद्र जी ने पूछे। तभी शिवराज वहां आकर दोनों के पैर छुए तो यह देख महेंद्र के चेहरे का भाव बदल गया। वो चेहरे पर नकली मुस्कान लिए। शिवराज बेटा, वैसे शादी के बाद तो बहुत बदल गए हो। आपको शायद गलतफहमी है। शिवराज ने उन्हें देखकर एक नजर कहा और फिर धर्मवीर जी को देखकर, बड़े पापा हमारे लिए कुछ काम। धर्मवीर जी चाय का कप रखते हुए उसका हाथ पकड़े और अपने पास बैठाते हुए बोले, एक काम है, आज शाम को छोटी सी दावत रख रहे हैं तो क्यों ना सभी को बुलाए। जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर चुप हो गया। तभी रूहानी सिर ढके आई। उसके चेहरे पर साफ साफ परेशानी दिख रही थी। वो किचन की ओर जा रही थी। तभी धर्मवीर जी बोले, ई बहुरिया, इतना लेट नीचे आ रही है, तबीयत ठीक है ना? शिवराज की नजरें रूहानी पर गई। वो उसे देखने लगा। अपने बेटे की नजरों को देखकर प्रयाग जी धीरे से बोले, यह भी पगला गए। भैया चलिए, नाश्ता करके निकलना है, वक्त बहुत कम है। प्रयाग जी कहे और सभी उठ गए। हम सब देख लेंगे। शिवराज ने इतना कहा ही था कि प्रयाग जी बोले, नहीं, तुम बहुरिया के साथ कुल देवी के लिए निकलो, वहां से शाम तक आ जाना। वही सभी डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए। रेखा जी मुस्कुराते हुए रूहानी को बर्तन पकड़ा रही थी। वो शिवराज जी थाली को पूरा भर दी। वही माधुरी यह देखकर बोली, लगता है घूंघट के कारण अंधी हो गई हो। भला इतना सारा शिवराज कैसे खाएंगे? असल में आज देर से उठने के कारण उसके मन में यही सब चल रहा था, जिसके कारण उसने शिव की थाली में 2 लोगों का खाना डाल दिया था। हो जाता है कभी कभी। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो हमारी बहुरिया को। हम बोलेंगे, शिवराज के कहने से पहले ही जयावंती देवी ने घूर कर कहा। तो शिवराज नजरें उठाकर रूहानी की ओर देखा, जहां रूहानी की आंखों के पानी को वो साफ देख पा रहा था। हम बाहर खा लेंगे, कहते हुए शिवराज उठा और अपने पिता की ओर देखकर, शाम तक कुलदेवी के मंदिर से आ जाएंगे। बिटवा थोड़ा सा खा लो, जयावंती देवी ने परेशानी से कहा। तो शिवराज उन्हें देखकर कहा, दादी आप परेशान ना होइए, हमें भूख नहीं है। शिवराज रूहानी को देखकर चलो और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगा वही करण जो अभी अभी आया था। रूहानी और शिवराज का हाथ देख उसके चेहरे पर गुस्सा उभर गया। हमारा बेटा बिना खाए चला गया, सब तुम्हारे कारण हुआ है। माधुरी को देखकर गुस्से से जयवंती देवी बोली। धर्मवीर जी बोले, माँ उन्हें भूख नहीं थी और वैसे भी जाने में देर हो जाती। अब किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माधुरी देवी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे सुबह सुबह भौजी को कहाँ ले जा रहे हो? आते हुए अभिनंदन ने कहा। तो शिवराज एक नजर रूहानी को देखा और कहा, कार में बैठिए, हम अभी आए। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर चली गई। शिवराज आगे आकर अभिनंदन से कहा, तुमको हमारे काम करना है, शाम को पार्टी है तो बड़े पापा और बाबूजी के साथ चलें। जाना, हम कुल देवी से शाम तक आ जाएंगे। अभिनंदन ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, गुरु तुम चिंता ना करो, तुम मस्ती भौजी के साथ वक्त बिताओ, बाकी हम पर छोड़ दो। शिवराज उसे घूरते हुए, हम बस मंदिर जा रखे हैं, हम भी तो वहीं कह रहे हैं, अब जल्दी जाओ, भौजी इंतजार कर रही होगी, कहते हुए उसके पीठ को धक्का देते हुए आगे किया। वही शिवराज रूहानी के पास आया तो देखा वो वहीं खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। अभी तक बैठी क्यों? न ही शिवराज उसके करीब आते हुए कहा तो रूहानी उलझन से उसे देखने लगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अपने दिल की फीलिंग्स कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।